इस लेक्चर में हम जीएस पेपर 1 से इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थीम है या सिलेबस के जिस पार्ट से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछ रही है, उन क्वेश्चन का हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। कैसे हम स्मार्ट वे से सिलेबस को सही ढंग से स्टडी कर और थीम्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजी बनाकर अगर हम प्रिपरेशन करें तो कैसे हम अपने जीएस के मार्क्स है उनको एनरिच कर सकते हैं। अगर आप मात्र इन 4 थीम पे अगर आप फोकस करो तो आप अपने सिलेबस का 70 से 80 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आपने पहले से सही ढंग से बैठ के सोच रखा है और रेडीमेड कुछ फॉर्मूला बना रखे हैं, कुछ मैप बना रखे हैं, कुछ चार्ट बना रखे हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने होलिस्टिक वे में कर रखी है तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अपने आप को काफ़ी बेटर सिचुएशन में पाओगे। हाय एवरीवन, इम्पोर्टेंट थीम्स को लेकर हम एक सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने गवर्नेंस से रिलेटेड और सोशल इशू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थीम्स यूपीएससी में बार-बार पूछी जा रही है, जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू बार-बार पूछे गए हैं, उस पर हमने डिस्कस इसलिए लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में हम जीएस पेपर 1 से इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थीम है या सिलेबस के जिस पार्ट से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछ रही है, उन क्वेश्चन का हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे और साथ में ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट वे से सिलेबस को सही ढंग से स्टडी कर और थीम्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटेजी बनाकर अगर हम प्रिपरेशन करें तो कैसे हम अपने जीएस के मार्क्स है उनको एनरिच कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब अगर मैं सिलेबस के जीएस 1 पेपर के इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये मुख्यतः 4 थीम लगभग 70 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन इन थीम से हर साल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और इस पार्ट का सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे सामने यही है कि इस पार्ट से रिलेटेड हमें हमारे पास कंप्लीट ना तो होलिस्टिक एक स्ट्रेटेजी है, ना ही हमारे पास इस सिलेबस के इस पार्ट से रिलेटेड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर हम देखें स्पेशली हिंदी मीडियम में जीएस 1 में मार्क्स काफ़ी लंबे समय से कम आ रहे हैं, जिसकी अगर एक कारण मैं बताऊं तो उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है या इंडियन सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट है जिन पर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मात्र इन 4 थीम पे अगर आप फोकस करो तो आप अपने सिलेबस का 70 से 80 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो, लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो इसलिए आज हम इस सिलेबस के इस पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थीम है, उन पे डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ये जानेंगे कि कैसे यूपीएससी इन टॉपिक से रिपीट करके क्वेश्चन पूछ रही है। कैसे कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उनसे बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जाएँगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट थीम की बात करूँ, तो 4 मेजर थीम हमारे सामने निकल के आती है। थीम 1 में हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ क्या है और भारत की विविधता क्या है। थीम 2 मुख्यतः महिलाओं पर, जनसंख्या, गरीबी और शहरीकरण से जुड़ी है। और वहीं थीम 3 पे अगर हम बात करें तो ये भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के क्या-क्या प्रभाव रहे हैं, उन पर ये फोकस है। और वहीं अगर हम थीम 4 की बात करें तो ये मुख्यतः सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर फोकस है। अगर हम अब थीम बाय थीम अगर माइक्रो एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे यूपीएससी इन थीम से रिलेटेड कुछ टॉपिक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछ रही है। अगर हम थीम 1 की बात करें तो अगर 2024 में हम देखें तो थीम 2 से हमारे सामने 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं 2023 में भी सेम इसी थीम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 से 3। और वहीं 2022 में भी सेम इसी थीम से रिलेटेड हमें हर साल इस थीम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस थीम से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम देखें तो 2024 में यूपीएससी ने विविधता और एक क्वेश्चन विविधता से पूछा है और दूसरा क्वेश्चन परिवार और विवाह पर पूछा है।
ठीक वैसे ही 2023 में परिवार और विवाह पे एक क्वेश्चन आया है, और अगेन दूसरा क्वेश्चन भी परिवार और विवाह पे पूछा है, और एक तीसरा क्वेश्चन 2023 में पूछा है जाति पर। ठीक वैसे ही 2022 में जनजाति पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, और 2021 में भी जनजाति पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें 20 में भी जनजाति पे क्वेश्चन पूछा है, 19 में विविधता पे है, और 18 में जाति पे पूछा हुआ है, और 17 में विविधता पे। इस तरह अगर आप माइक्रो एनालिसिस करो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का, तो मुख्यतः इस थीम से निकलकर हमारे सामने क्या आता है कि हर साल यूपीएससी परिवार और विवाह पे लगभग 1 साल के बाद में अल्टरनेटिव ईयर एक क्वेश्चन पूछ रही है। वहीं अगर हम देखें जनजातियों पर भी लगभग अल्टरनेटिव ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जाति की विशेषताएं, और जैसे ये 2023 में क्वेश्चन पूछा कि भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक वैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा परिवार और विवाह से रिलेटेड कि बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अगर आप इस प्रकार के अगर क्वेश्चन देखते हो, तो इन क्वेश्चन में आपको मुख्यतः निकलते आए कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आपने पहले से सही ढंग से बैठ के सोच रखा है, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लस इनको आपने करंट अफेयर्स से क्लब कर रखा है, और इनके अंदर साथ में कुछ आपने इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ पहले से रेडीमेड कुछ फॉर्मूला बना रखे हैं, कुछ मैप बना रखे हैं, कुछ चार्ट बना रखे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आपने होलिस्टिक वे में कर रखी है, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप एग्जाम में अपने आप को काफी बेटर सिचुएशन में पाओगे। और ये इंडियन सोसाइटी, मैं अगेन इस पर फोकस करना चाहूंगा कि इंडियन सोसाइटी से जो रिलेटेड हमारे पास 4 थीम है, उस थीम को आपको प्रिपेयर करने में मुश्किल से 8 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन आपको गेन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए जब हम थीम के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा हमारा फोकस एरिया यही है कि हम एक एक थीम पर फोकस करेंगे, और उसके साथ साथ स्मार्ट वे में ये भी जानेंगे कि कौन सी थीम है वो किस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यही देखूं कि 2024 में परिवार और विवाह पे क्वेश्चन आया है, 2023 में फिर से रिपीट हुआ है, और 2023 में जाति पे आया है। 2024 में जाति पे नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि 2025 में या फिर मेंस 2026 में हमें जाति पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाति की विशेषताएं इत्यादि पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक वैसे ही हम देख सकते हैं कि काफी लंबे टाइम से यूपीएससी ने वापस जनजाति पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2022 में पूछा, और 23 और 24 दोनों में जनजाति से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले मेंस में हमसे नंबर 1 जाति, नंबर 2 जनजाति, और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर से रहा है कि परिवार और विवाह संस्था है, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चन जो आगे आने वाले सालों में मेंस देने जा रहे हैं, उनको देखने को मिल सकता है। तो अब आगे जब हम तैयारी कर रहे होंगे या इस थीम को तैयार कर रहे होंगे, तो इन 3 टॉपिक को हम और अच्छे से देखेंगे। हमारा फोकस एरिया ये 3 टॉपिक ज्यादा रहेगा। इसी तरह हमें तैयारी को अपनी दिशा देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम हमारे सामने है, ये 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिससे आप इसको डाउनलोड करके और आप अपने टॉपिक्स का या थीम का और माइक्रो एनालिसिस कर सकते हो। वहीं अगर हम थीम 2 की अगर बात करें, तो हमारे सामने थीम 2 इंपॉर्टेंट थीम है कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। इसमें मैं एक टॉपिक को मार्क कर देता हूँ, महिलाओं की भूमिका। एक कीवर्ड हमारे सामने ये हो गया। दूसरा कीवर्ड हो गया जनसंख्या, और तीसरा कीवर्ड है हमारे सामने गरीबी। चौथा कीवर्ड है
शहरीकरण। यानी कि इस थीम से हमें 4 कीवर्ड से रिलेटेड अपने नोट्स, अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करना है। अब जब आप नोट्स बना रहे हो या फिर इस थीम को तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि इस थीम से यूपीएससी ने क्या-क्या क्वेश्चन पढ़े पूछे हैं पिछले सालों में। तो अगर इस थीम से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखते हो, तो इस थीम पे यूपीएससी ने 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक वैसे ही शहरीकरण पे 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। महिलाओं पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी तरह आप देखोगे कि हर साल जिस तरह हमने जो फर्स्ट थीम देखी थी, उसमें भी हमने देखा कि हर साल, चाहे 2024 हो, 23 हो या 22 हो, हर साल यूपीएससी उस थीम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक वैसे भी इस थीम से रिलेटेड भी हमें हर साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम इससे और पीछे जाएँ और देखें कि 2023 में वापस शहरीकरण पे क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में अगेन शहरीकरण पे क्वेश्चन है। ठीक वैसे ही 2022 में शहरीकरण पे 2 क्वेश्चन मिलते हैं। 2021 में शहरीकरण में क्वेश्चन है। 2021 में इवन वापस महिलाओं पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी। इस तरह टॉपिक को जब आप तैयार कर रहे हो, इंडियन सोसाइटी हो गया या गवर्नेंस हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जहां करंट अफेयर्स का रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इन टॉपिक को जब आप इससे रिलेटेड आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो इन टॉपिक को आपको करंट अफेयर्स से भी क्लब करना है। अगर आप 2021 में इस क्वेश्चन को देखें, तो इस टॉपिक जो सिलेबस का ट्रेडिशनल पार्ट है, महिला सशक्तिकरण, और उसके साथ साथ गिग इकोनॉमी जो उस समय नहीं प्रचलित थी, उसको क्लब कर दिया गया है। ठीक वैसे भी जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो इस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको भी करंट अफेयर से क्लब करके रखना है। ठीक वैसे 21 में जनसंख्या और संबंधित मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। अगेन 2019 में वापस महिलाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह अगर जब हम इस थीम को तैयार कर रहे हैं, तब हमारे सामने ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस थीम के जो 4 इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, महिला, जनसंख्या, गरीबी और शहरीकरण। इन चारों टॉपिक को हम अच्छे से तैयार करें, और उसके साथ-साथ हम थोड़ा-सा गेस भी कर सकते हैं कि आगे आने वाले मेंस में, क्योंकि 2024 में शहरीकरण पे क्वेश्चन पूछा है, तो ये हो सकता है कि इस बार यूपीएससी शहरीकरण पे न पूछ के जनसंख्या पे क्वेश्चन पूछ ले। और इस एक टॉपिक से तो आप एक क्वेश्चन फिक्स मान सकते हो, महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में लगभग फिक्स है। तो इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, और इसके साथ-साथ आप पीवाईक्यू को देखते हुए या उनका माइक्रो एनालिसिस करते हुए कुछ गेस वर्क भी कर सकते हो कि किस साल कौन-सा टॉपिक या टॉपिक का भी सब टॉपिक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और अब आप जब इन टॉपिक को तैयार कर रहे हो, तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। आपको जनरली इन टॉपिक से रिलेटेड एक ओवरऑल समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे गरीबी के बारे में अगर आप कुछ नोट्स बना रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में गरीबी का मेंशन कर रखा है। लेकिन जब जीएस पेपर 1 से रिलेटेड आप गरीबी को अप्रोच कर रहे हो या गरीबी से रिलेटेड नोट्स बना रहे हो, उस समय आपके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जीएस पेपर 1 में जो गरीबी दी गई है या गरीबी सिलेबस में मेंशन की है, इस कीवर्ड का जो यूपीएससी का जो मेन फोकस एरिया वो ये है कि इसके हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल एंगल क्या है और सोसाइटल एंगल क्या है। तो इस प्रकार जीएस पेपर 1 में यूपीएससी मुख्यतः गरीबी के कारणों पर फोकस करती है। ठीक वैसे ही जब हम जीएस पेपर 2 में गरीबी से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं, उस समय हमारे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि इस पेपर में यूपीएससी गवर्नेंस वाला एंगल देखना चाह रही है। ये देखना चाह रही है कि कैसे सरकार वेलफेयर स्कीम चलाकर गरीबी का उन्मूलन कर सकती है। इस तरह हमें सबसे पहले इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी में आपका सबसे बड़ा टीचर, आपके सबसे बड़ा गुरु खुद सिलेबस है। सिलेबस खुद बताता है कि
कैसे मुझे अप्रोच करना है। तो इसलिए सिलेबस को आपको अच्छे से माइक्रो एनालिसिस करना है और उसमें हेल्प करेगा आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को आप अच्छे से देख के किस साल किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पर है, क्योंकि यूपीएससी ने हर एक थीम में या मैं कहूँ कि सिलेबस के हर एक पार्ट में अलग-अलग डिमांड है। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो या आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो या इंडियन सोसाइटी का अप्रोच कर रहे हो, तो उसमें एक अलग अप्रोच होनी चाहिए। ठीक वैसे ही आप जीएस पेपर 2 से पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी ये होनी चाहिए कि आप कुछ केस का मेंशन करो, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उनका मेंशन करो। ठीक वैसे ही जब आप पेपर 3 इकोनॉमी में जाते हो, तो आप वहाँ पे डेटा का मेंशन करो, वहाँ पाई चार्ट पे फोकस करो। इस तरह आपको हर एक पेपर से रिलेटेड अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। ठीक वैसे ही ये इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट है, उससे हमें ये इन 4 थीम को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अगर हम नेक्स्ट थीम की बात करें कि कैसे यूपीएससी उन पे बार-बार हमसे क्वेश्चन पूछ रही है और किस तरह हम उस थीम को भी अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं या उस थीम से रिलेटेड अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये थीम मुख्यतः फोकस है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। आप देख सकते हो कि हर साल प्रत्येक साल फिक्स है कि यूपीएससी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछ रही है। यानी कि आप या तो 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रत्येक साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ-साथ अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल है, अगर उस पे जाएँ तो उससे किसी से भी ये चैप्टर तैयार होना नहीं है। अगर इस टाइप के चैप्टर को अगर आप तैयार कर रहे हो, तो आपको एक तो थोड़ी-सी स्मार्ट स्टडी अपनानी होगी। अगर मैं इस चैप्टर को देखूँ, तो इस चैप्टर में सिंपल सी उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण है क्या? यानी कि उससे वैश्वीकरण से रिलेटेड एक अच्छी डेफिनेशन मेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर फिर मेरे पास कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है कि मुझे इसके अलग-अलग डायमेंशन खोलने हैं। अगर मैं डायमेंशन खोलूँगा तो कैसे? कि वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव है। अच्छा, समाज का कौन पार्ट है? महिलाएँ। तो महिलाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है? समाज का ही पार्ट है कि बच्चों पर क्या प्रभाव रहा है? ठीक वैसे ही हम समाज खुद पे देख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय संयुक्त समाज है, उस पर क्या प्रभाव रहा है। जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कांसेप्ट चला है, उसको बढ़ाने में किस तरह वैश्वीकरण का योगदान रहा है। कैसे वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, कैसे ग्लोबल विलेज इससे डेवलप हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड तैयार करनी है। अगर आप देखोगे ये कीवर्ड काफ़ी भारी-भारी लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको अगर इंटरनेट पर सर्च करते हो या अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो, तो आप देखते हो कि बहुत कम समय में आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड डायमेंशन अच्छे से पुरे होने चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि यूपीएससी क्या-क्या क्वेश्चन पूछती है, तो अगर हम 2024 में वाले क्वेश्चन की बात करें, तो यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। अब आप देख सकते हो कि यूपीएससी कैसे एक से दो टॉपिक को इंटरलिंक कर रहा है। ये सारा आप स्ट्रेटेजी तभी बना सकते हो या इस तरह आप तभी समझ सकते हो कि जब आप पीवाईक्यू पे फोकस करो। यूपीएससी ने यहाँ पे वैश्वीकरण और महिलाओं वाले दोनों चैप्टर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके साथ-साथ परिवार को भी साथ में रिलेट कर दिया है। इसलिए आप जब थीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोई भी जब आप थीम तैयार कर रहे हो, तो उसका इस थीम से इस अगली थीम के साथ क्या इंटर रिलेशन बनता है, उस पर भी फोकस कर रहा है। इस तरह अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखोगे, ठीक वैसे ही 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वैश्वीकरण और जातीयता, सजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है सजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता, यानी और इसके क्या प्रभाव रहे। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हर एक
साल यूपीएससी कहीं न कहीं रिपीट कर रही है। हर 1-2 साल बाद यूपीएससी वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। बस उसका मेन कंटेंट थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन मोटा-मोटी क्वेश्चन सेम है। अगर आपको इसमें अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन पर भी अगर हम बात करें तो इसमें हमें जनरली भारत में विविधता की बात करनी है, जो कि आपने थीम 1 में देखा था, और ठीक वैसे ही वैश्वीकरण की भी बात करनी है। तो इस तरह हमने अगर वैश्वीकरण से रिलेटेड सारे डायमेंशन देख रखे हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि वैश्वीकरण से बहुलवाद कहीं न कहीं वैश्वीकरण बहुलवाद बढ़ा भी रहा है, और उसके साथ-साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब अगर हम इसी तरह देखें तो यूपीएससी ने लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर साल पूछा है। अब इसी तरह अगर हम अपनी अगली इम्पोर्टेंट थीम की बात करें कि सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब इस थीम में 4 अगेन इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब ये ऐसे कीवर्ड है कि आपको बस इन कीवर्ड की अच्छी डेफिनेशन पता हो, परिभाषा। दूसरा, उनके कुछ एग्जाम्पल हो, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे नहीं, एग्जाम्पल आपके रिलेवेंट हो और प्लस अप्लाइड हो, और उसके साथ साथ इनके जो अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड अगर हम डायमेंशन की बात करें कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, और कैसे ये दूसरे से इंटरलिंक है, इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहता है। इस तरह के डायमेंशन हमें पहले से क्लियर होने चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, किस तरह डायमेंशन हमें छूना है, वो हमें बताएंगे हमारे पीवाईक्यू का माइक्रो एनालिसिस। क्योंकि पीवाईक्यू में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें अपने कीवर्ड को उसी से रिलेटेड डायमेंशन खोलने हैं। ठीक वैसे अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखें, 2024 में 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन सामाजिक सशक्तिकरण से हैं और 1 क्वेश्चन क्षेत्रवाद से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, सीधा आपसे पूछा गया कि क्षेत्रीय असमानता क्या है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्षेत्रवाद क्या है, उसके बाद क्षेत्रीय असमानता क्या है, ये विविधता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। यानी अगर आपने इस थीम को पहले से अच्छे से माइक्रो एनालिसिस कर रखा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक वैसे 2022 में क्वेश्चन आया है कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। जैसे अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो हम यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं या अलग-अलग पंथ की बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? उस टाइप की डिस्कशन हमें यहाँ पे करनी है। इसी तरह अगर हम और पीछे जाएँ, तो अगेन हमें 2020 में क्षेत्रवाद पे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? ठीक वैसे ही 2020 में एक क्षेत्रवाद पे क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता पे है, और तीसरा क्वेश्चन सामाजिक सशक्तिकरण पे है, और फिर अगेन 2019 में धर्मनिरपेक्षता पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो अगेन 2018 में हमारे सामने धर्मनिरपेक्षता पे क्वेश्चन है। 2018 में फिर से सामाजिक सशक्तिकरण के ऊपर क्वेश्चन है, और 2018 में फिर सांप्रदायिकता पर क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आप और पीछे जाओगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड मुख्यतः जो 4 थीम है हमारी, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन 4 थीम से लगभग हर साल 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो अब अगर 2024 में क्षेत्रवाद पे क्वेश्चन आ गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आगे आने वाले साल में, क्योंकि 2022 में धर्मनिरपेक्षता पे पूछा है, 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, तो मैं यहाँ पे गेस वर्क कर सकता हूँ कि 2025 या 26 के मेंस में जो भी 2025 और 2026 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिलेबस की इस थीम से क्वेश्चन
थीम के भी सब थीम यानी कि धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन आने की लगभग लगभग संभावना है। ठीक वैसे ही हम देख सकते हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण से रिलेटेड जो अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन है लगभग हर साल आ रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने की संभावना है। अब इस तरह का अगर हमने माइक्रो एनालिसिस कर लिया है, तो निश्चित तौर पर हम हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर है, उनसे निश्चित तौर रूप से बहुत आगे चले गए। और दूसरा कि अब अगर आप इस तरह का माइक्रो एनालिसिस खुद से बैठ के सिलेबस का करते हो, तो आप पाते हो कि सिलेबस के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनके ऊपर हम बहुत कम समय देकर भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और उसमें से एक पार्ट ये एक है। यानी कि अगर आप मात्र 7 से 8 दिन देकर अगर आप ये अपने जीएस पेपर 1 का मोटा-मोटी 1/4 से ज़्यादा पोर्शन तैयार कर लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल है और दूसरा कि ये वो पार्ट है जहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले एंगल को अगर लिखोगे तो वहाँ पे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छे सोर्सेज़ अवेलेबल है या फिर इस पे और बहुत कुछ पहले से कहा गया है। इसलिए आपको दूसरों से अच्छा लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी अच्छा लिखते हो और स्पेशली हिंदी मीडियम में अगर आप थोड़ा भी अच्छा लिखते हो तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स आएँगे। क्योंकि दूसरे आपसे भी खराब लिख रहे हैं। तो ये आपको स्मार्ट वे में सोचना है। अगर इसी स्मार्ट वे में आगे की मैं बात करूँ तो किस तरह हम अपने इन थीम से रिलेटेड किस तरह नोट्स बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रेडीमेड नोट्स की बात करूँ, जैसे लैंगिक मुद्दों से रिलेटेड आपने 1 से डेढ़ पेज में इस टाइप के शॉर्ट नोट्स आपने रेडी कर लिए। अब आप खुद भी रेडी कर लो या फिर जैसे आपको क्यूईपी और एमबीएस बुक से आपको जो रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, कुछ उसको कॉपी करके और कुछ अपना खुद का एक इंटरनेट से सर्च करके या खुद की लैंग्वेज में, जो कि अपन बात कर रहे थे, अपना मुख्य फोकस ये रहना चाहिए कि जो भी कीवर्ड है, उनकी डेफिनेशन अच्छी तैयार होनी चाहिए। तो आप कहीं से भी मटेरियल देख के और ट्राई करो कि उसको एक बार खुद की लैंग्वेज में भी लिख लो और उसी के साथ-साथ कोशिश की जा सकती है कि इन कीवर्ड से रिलेटेड या इन थीम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो ग्राफ हो सकते हैं या फिर फॉर्मूला हो सकते हैं, ये थोड़ा-सा आपके क्वेश्चन को यूनिक बना देंगे, जिसकी जो हमने पहले भी एक बार बात कर रखी है इस पर कि कैसे कीवर्ड हो गए, फॉर्मूला हो गए या ग्राफ हो गए, अगर ये सब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो दूसरों से अलग ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमारा आंसर दूसरों से अलग रिफ्लेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर हमें उसपे मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह अगर आप फिर इस तरह अप्रोच करके और इस तरह क्वेश्चन लिखते हो जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटी-सी डेफिनेशन, बहुत ही कंसाइज़ तरीके से फॉर्मूला और एक टेबल फिर हमने ग्राफ बना दिया। इस तरह अगर हम देखें तो कीवर्ड के साथ क्वेश्चन लिखा है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे दूसरों की कॉपी से काफ़ी अलग होगा। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह आप तैयारी करोगे स्मार्ट वे में तो आप दूसरों से कहीं अधिक बेटर नंबर ला पाओगे। नेक्स्ट सेशन पे हम नेक्स्ट थीम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।